हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्रिया के बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रिया हम लोग किसे कहते हैं। तो सामान्यतः सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि क्रिया किस प्रकार के शब्द होते हैं। तो आपको जानना है कि क्रिया एक प्रकार का विकारी शब्द होता है। क्रिया जो है एक प्रकार का विकारी शब्द होता है और जो क्रिया का जो मूल अंश होता है, यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है, उसे हम धातु कहते हैं। यानी कि क्रिया किससे बना हुआ होता है, तो क्रिया जो है वो धातु से बने हुए होते हैं और ये एक प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। और चलते हैं देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि क्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सामान्यतः यहाँ पर क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसका जो है बनावट या उसकी जो रचना की गई है, उसके आधार पर जो हमारी क्रिया है वो कितने प्रकार की है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऐसी हमारी क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक को हम लोग सकर्मक कहते हैं और दूसरी को हम लोग अकर्मक कहते हैं। और दूसरा प्रश्न बनता है कि इसको अगर हम प्रयोग के आधार पर, यानी अगर हम उसको वाक्य प्रयोग करते हैं, तो वाक्यों का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसको हम लोग कम से कम 5 भागों में उसको हम बांट सकते हैं, जिनमें से हम देख पाते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सामान्य क्रिया के नाम से उसे हम जानते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि बनावट या रचना के आधार पर जब भी हम लोग क्रिया को पढ़ते हैं तो सबसे पहला ये प्रश्न आता है कि सकर्मक क्रिया, जिसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया यानी कि जिन क्रियाओं का जो इफेक्ट होता है या जो प्रभाव होता है वो कर्ता को छोड़कर किसी और पर पड़े। यानी कि सीधी सी बात यहाँ पर आपको समझनी है कि जब भी कोई क्रिया हो रही हो, कोई काम हो रहा हो, तो उस काम का जो इफेक्ट होता है या जो प्रभाव होता है वो कर्ता पर ना पड़ करके उसके कर्म पर पड़ता है, यानी उसके काम पर पड़ता है। तो उसे हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। परंतु जब भी कभी वो जो क्रिया की जा रही है, जो काम किया जा रहा है, वो काम का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो सीधे कर्ता पर पड़ता है, तो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि प्रश्न ये बनता है कि जब भी कभी कोई भी क्रिया का जो प्रभाव है या इफेक्ट है वो अगर कर्ता को छोड़कर उसके काम पर पड़ता है, उसके कर्म पर पड़ता है, तो हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। परंतु यदि कहीं उसके जो है क्रिया का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो सीधे कर्ता पर पड़ता है, तो उसे हम लोग जो है अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हम समझेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर यह प्रश्न है कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको हम देते हैं सकर्मक क्रिया का। क्वेश्चन है मैं पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे मैं हो गया कर्ता, पत्र हो गया उसका जो है कर्म हो गया और लिखना हो गया उसकी क्रिया। तो यहाँ पर मैं पत्र लिखता हूँ, यानी कि यहाँ जो है जब कर्ता के द्वारा जब पत्र लिखा जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में जो इसका प्रभाव पड़ रहा है वो सीधे कर्ता पर न पड़ के सीधे कहाँ पड़ रहा है, पत्र पर। यानी उसकी कलम कहाँ चल रही है, उसकी कलम उस पेज पर चल रही है, उस पन्ने पर चल रही है। इसलिए यहाँ पर जो क्रिया की जा रही है इसका जो प्रभाव पड़ रहा है सीधे पत्र पर पड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दूसरे उदाहरण में यहाँ पर बताया गया है कि अरविंद खाना खाता है या मोहन खाना खाता है, राम खाना खाता है, जो भी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे राम खाना खाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं राम कौन है, राम एक कर्ता है, खाना जो है उसका एक जो है कर्म है और खाता उसकी एक क्रिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रिया का जो इफेक्ट है वो राम पर न पड़ के सीधे किस पे पड़ रहा है, इफेक्ट कहाँ जा रहा है, यानी समाप्त क्या हो रहा है, यहाँ पर जो खाना है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, या उसके जो क्रिया का सीधा इफेक्ट है वो किस पर पड़ रहा है, उसके खाना पर पड़ रहा है। इसलिए ये कह सकते हैं, ऐसे शब्दों में हम देखेंगे जहाँ पर कोई भी क्रिया की जा रही होगी और उस क्रिया का जो इफेक्ट होता है वो कर्ता पर न पड़ करके उसके कर्म पर पड़ता है, यानी उसका जो काम हो रहा है उस पर पड़ता है, तो उसे हम लोग कैसी क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं हम लोग अकर्मक क्रिया के बारे में देखते हैं। अकर्मक क्रिया भी हमने बताया कि जहाँ पर कोई भी क्रिया होती है या काम किया जा रहा होता है तो उसका सीधा इफेक्ट किसके पर पड़ता है, तो वो सीधा पड़ता है कर्ता के ऊपर। उदाहरण के स्वरूप में हम देखते हैं, सबसे पहला एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे हम यहाँ पर देखे हैं कि
पक्षी उड़ते हैं। यहाँ पर आप गौर करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पक्षी उड़ते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है अगर देखा जा रहा है उसके उड़ना एक क्रिया हो गई, पक्षी हो गया कर्ता। तो यहाँ देखेंगे उड़ने का इफेक्ट सीधे किस पे पड़ रहा है, पक्षी के ऊपर पड़ रहा है। तो पक्षी क्या है, पक्षी हो गया आपका कर्ता हो गया और उड़ना उसका क्या हो गया, उसकी हो गई क्रिया। तो यहाँ उड़ने का इफेक्ट सीधे पक्षी के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए ये कैसी क्रिया होगी, ये आकर्मक क्रिया होगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है राम रोता है, तो राम क्या है, यहाँ पर राम हो गया, यहाँ पर कर्ता हो गया और रोना उसकी क्या हो गई, उसकी क्रिया हो गई। तो यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ जो रोया जा रहा है राम के द्वारा, तो उस रोने का इफेक्ट यहाँ सीधे किसके ऊपर पड़ रहा है, सीधे कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। या फिर हम तीसरा उदाहरण देख सकते हैं, जैसे रेलगाड़ी चलती है, यानी रेलगाड़ी क्या हो गई, एक प्रकार का कर्ता हो गया और दूसरा देखेंगे चलना क्या हो गया, उसकी क्रिया हो गई। तो यहाँ पर रेलगाड़ी के चलने का इफेक्ट यानी चलने का उसकी क्रिया का इफेक्ट सीधे सीधे काहे पे पड़ रहा है, रेलगाड़ी पर पड़ रहा है, इसलिए ये कैसी क्रिया होगी, ये क्रिया होगी अकर्मक प्रकार की क्रिया होगी। यहाँ पर एक प्रश्न और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्रियाएं होती हैं, अगर हम लोग बात क्रिया की करते हैं तो क्रिया अगर हम बनाने की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार से बनाई जाती हैं। तो उनको समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्रियाओं का जो निर्माण किया जाता है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे ये धातु से क्रिया बनाई जाती है, यानी कि जो धातु होती हैं, जो क्रिया का मूल रूप होता है, जिसे हम क्रिया का मूल रूप कहते हैं, तो उससे इसे हम बना सकते हैं। संज्ञा से बना सकते हैं, यानी कि अगर हम क्रिया बनाना चाहें तो हम संज्ञाओं से क्रिया बना सकते हैं और हम विशेषण से भी क्रिया बना सकते हैं। यानी कि आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा, हम क्रियाएं कितने प्रकार से बना सकते हैं या किससे किससे हम क्रियाएं बना सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा 3 प्रकार से क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। एक बनाई जा सकती है धातु से, क्रिया का जो मूल रूप होता है, दूसरा संज्ञा से और तीसरा विशेषण से। अगर हम देखेंगे कि धातु से जो बनाई जाती हैं, जितनी भी क्रियाएं धातु से बनाई जाती हैं, उनको सामान्यतः क्रिया हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सामान्य क्रियाएं कह सकते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होती है कि जितनी भी सामान्य क्रियाएं होती हैं उनके अंत में न का प्रयोग जरूर किया जाता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान देना होगा आप लोगों को कि जहां जहां सामान्यतः क्रियाओं का प्रयोग होता है, सामान्य क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं या सीधे सीधे धातु क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वहां पर सदैव अंत में न जो है वो आना ही आना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, जैसे हम बात करते हैं कि इसमें ये देखेंगे कि धातु में कौन कौन से है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे, खा से क्या हो जाता है, खाना हो जाता है, पी से क्या हो जाता है, पीना हो जाता है। अगर इसी तरीके से देखेंगे तो खा क्या है, खा एक प्रकार का मूल धातु है, तो उससे जो क्रिया बनती है कौन सी बन जाती है, खाना बन जाती है। अगर पी मूल धातु है तो उससे क्या बन जाता है, पीना बन जाता है। ठीक है। चल से क्या बनता है, चलना बन जाता है। चल एक धातु हो तो उससे क्या बन जाता है, चलना बन जाता है। अगर हम पढ़ की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें पढ़ की बात करें, पढ़ एक प्रकार की जो है धातु है, तो पठ जिस तरीके से तो पढ़ धातु है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, पढ़ना बन जाता है। यानी कि प्रश्न आपको बिल्कुल याद कर लेना है, जब जब प्रश्न आपका पूछा जाए कि धातु से अगर हम क्रिया बनाते हैं तो उसमें कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, सदैव ना शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी ये सामान्य क्रियाएं होती हैं और सामान्य क्रियाओं में ना शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है संज्ञा से कैसे हम कौन सी संज्ञाएं बनाएंगे, यानी कि कौन सी है जो हम क्रियाएं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, संज्ञा में कोई भी नाम उठाना है आपको, जैसे बात से क्या करेंगे, बतियाना करेंगे। और हाथ से क्या करेंगे, हाथ से हथियाना कर सकते हैं। और लात से क्या करेंगे, तो लात से लतियाना कर सकते हैं। इस तरीके से, या फिर ये कह सकते हैं जैसे शर्म है, शर्म से शर्माना हो जाएगा, लाज से लजाना हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हम संज्ञाओं से भी यानी कि क्रिया बना सकते हैं, यानी कि संज्ञा से भी हम लोग क्रिया बना सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग
कि विशेषण से हम किस प्रकार से विशेषणिक शब्दों से हम कैसे संज्ञाएं जो है क्रिया बना सकते हैं। तो वहाँ पर देखेंगे ऐसा शब्द उठाना है जो कि संज्ञा या तो सर्वनाम की विशेषता बता रहा हो। तो अगर हम पानी की बात करते हैं, अगर पानी गर्म है तो यहाँ पर पानी की विशेषता क्या है? गर्म। तो यहाँ गर्म से क्या हो जाएगा? गरमाना। गर्म से क्या हो जाएगा? गरमाना। और सरम से क्या हो जाएगा? शर्माना हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अन्य की भी बात करते हैं तो यहाँ प्रश्न ये बनते हैं कि अगर हम क्रियाओं के अन्य प्रकार की बात करते हैं, जैसे प्रयोग के आधार पर हम बात करते हैं, तो प्रयोग के आधार पर जो होता है ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ध्यान देना है, ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सामान्य क्रिया। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग कर्म क्रियाएं जो होती हैं वो अगर देखा जाता है तो उसमें 2 प्रकार की, कर्म के आधार पर 2 प्रकार की हो जाती हैं। उसमें एक को कहा जाता है एकक कर्मक क्रिया और दूसरी को हम लोग कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। इसका अर्थ ये होता है कि कभी कभी सकर्मक क्रियाओं में किसी एक ही वाक्य में अगर एक ही कर्म दिखता है तो उसे हम लोग एकक कर्मक क्रिया कहते हैं। अगर वहाँ पर हमें 2 कर्म दिखते हैं तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे सबसे पहला एक छोटा सा उदाहरण आप देखेंगे कि यहाँ पर एकक कर्मक क्रिया की जो बात करी जा रही है, जैसे तो एकक कर्मक क्रिया में देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह पुस्तक पढ़ता है, यानी कि अगर देखेंगे वह कौन है तो वह हो गया कर्ता यहाँ पर हो जाता है, और पुस्तक क्या हो गई? उसका हो गया कर्म हो गया, और पढ़ना क्या हो गई? उसकी एक क्रिया हो गई। तो अगर देखते हैं कि सेंटेंस में यानी इस वाक्य में हमें एक ही कर्म दिख रहा है और दूसरे भी वाक्य में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो रमन यहाँ पर क्या है? रमन एक प्रकार का कर्ता हो गया, और ये जो उसका गाना यानी सिंगिंग जो है उसका एक क्या हो गया? उसका कर्म हो गया, और अगला गाना ये उसकी हो गई क्रिया, यानी गाना या गाया जाना उसका हो गई एक क्रिया। तो इसमें भी देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो दोनों वाक्यों में हमें केवल एक ही कर्म दिखाई दे रहा है। तो ऐसे वाक्य किस नाम से जाने जा सकते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसे वाक्यों को हम एकक कर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हम लोग द्विकर्मक क्रिया के बारे में देखते हैं हम लोग कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? तो जहाँ पर किसी भी वाक्य में एक कर्म से अधिक यानी 2 कर्म आपको दिखाई देते हैं तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे, जैसे बात करते हैं शिवम ने राहुल को पैसे दिए। शिवम ने राहुल को पैसे दिए, तो यहाँ पर आप गौर करोगे तो शिवम क्या हो गया? शिवम हो गया आपका कर्ता, और राहुल क्या हो गया? राहुल एक प्रकार से हो गया आपका कर्म, ठीक है। और अगला क्या हो गया? को पैसे दिए, यानी ये इसके पैसे क्या हो गए? ये भी क्या हो गया? कर्म, और दिए ये क्या हो गई? उसकी क्रिया। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि पहला वाला जो संज्ञा है वो एक प्रकार का कर्ता है, और दूसरा यहाँ संज्ञा जो आपको दिख रही है वो संज्ञा दिख रही है मगर यहाँ पर राहुल को यानी किसको पैसे दिए, तो यहाँ उसका कर्म को, तभी तो यहाँ पर कहते हैं राहुल को यानी कर्म को। अगर यहाँ कारक चिन्ह को भी उठाते हैं तो यहाँ से बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कारक को यानी कि कर्म हो गया है, तो यानी कि पैसे दिए, यानी कि इसमें आपको सीधी सीधी 2 कर्म दिख रहे हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया होती है। अब दूसरे वाक्य में भी अगर चाहें तो समझ सकते हैं, रमन, यहाँ पर रमन लिखा हुआ है, रमन ने श्याम को पुस्तक दी, तो रमन यहाँ पर क्या हो गया? रमन हो गया यहाँ पर कर्ता हो गया, और श्याम को, तो यहाँ पर वही बात आ गई कि ये क्या हो गया? उसका कर्म हो गया, ठीक है। और अगला पुस्तक भी क्या हो गई? पुस्तक भी हो गई उसकी कर्म हो गई, और दी क्या है? तो दी हो गई क्रिया। तो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी हमें 2 कर्म दिख रहे हैं, यानी कि ये दोनों जो वाक्य हैं वो द्विकर्मक जो हैं क्रिया के वाक्य हैं। मगर एक प्रश्न आता है, कहा जाता है कि व्युत्पत्ति या तो रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर यहाँ पर जो धातु होती हैं, धातु के 2 भेद होते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर हम क्रिया पढ़ते हैं तो हमें धातु समझना होता है, और धातु पढ़ते हैं तो क्रिया समझना होता है। क्यों? क्योंकि जो क्रियाएं होती हैं वो मूल रूप से धातु रूप ही होते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु ही होता है। तो धातु होते हैं 2 प्रकार के, एक को हम लोग बोलते हैं रूढ़ या मूल धातु, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं यौगिक धातु, यानी 2 नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है जितने रूढ़ धातु होते हैं या मूल धातु होते हैं बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, वो किसी भी वाक्य पर निर्भर नहीं होते, यानी कि उनको बोलने के लिए किसी भी वाक्य की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। जैसे चल, खा, पी, ठीक है, उठ, बैठ, तो इस तरीके के जो शब्द आपको दिखेंगे तो ये सारे कैसे आपको हो जाएंगे? ये हो जाते हैं आपके
स्वतंत्र होते हैं, ये मूल धातु होते हैं। अच्छा, बात करते हैं जैसे यौगिक की, तो यौगिक में सामान्यतः उसको 3 प्रकार से बनाया जाता है। जैसे कहते हैं कि प्रत्यय से, अगर हम प्रत्यय लगा करके बनाते हैं तो वो हमें कौन कौन से प्रदान होंगे, प्राप्त होंगे, तो संयुक्त क्रिया होगी, अव्यय क्रिया होगी और प्रेरक क्रिया होगी, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं संज्ञा विशेषण से अगर हम बनाते हैं, यानी कि अगर हम संज्ञा विशेषण से बनाते हैं यौगिक में से, तो वहाँ पर हमें नाम धातु क्रिया प्रदान प्राप्त होगी। अगर हम लोग कहीं अनेक धातुओं के मिलने से बनाते हैं तो सदैव अगर अनेक धातुओं के मिलने से बनाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगी वो संयुक्त क्रिया के रूप में प्राप्त होगी। यानी कि इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। चलते हैं अगले पेज पर। तो प्रयोग के आधार पर जैसे अभी बात करी गई कि ये जो क्रिया होती है या फिर कितने प्रकार के होते हैं जो कर्म होते हैं, तो यहाँ पर जैसे बात करी गई, नंबर 1 होता है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि उसकी बनावट या रचना के आधार पर जैसे हमने देखा, तो सबसे पहला क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया को समझने के लिए यहाँ पर आपको 2 बातें समझनी होंगी, यानी कि यहाँ पर कर्ता के 2 प्रकार के भेद बन जाते हैं। कर्ता के 2 प्रकार के भेद बन जाते हैं। पहला कर्ता जो होता है वहां आपको देखने को समझ में मिलेगा कि वो प्रेरक होता है, वो प्रेरक होता है, यानी कि वो प्रेरणा दे रहा होता है। और जो दूसरा कर्ता यहां पर आपको दिखेगा, सेकंड कर्ता जो दिखेगा वो प्रेरित, यानी कि वो स्वयं में प्रेरित हो रहा होगा, यानी इफेक्ट इसके ऊपर आएगा और इफेक्ट ये देने वाला कहलाता है और ये जो है इफेक्ट होने वाला कर्ता होता है। इसीलिए इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रेरणा देने वाला कर्ता और प्रेरणा लेने वाला कर्ता के नाम से इसे हम जानते हैं। या इसका एक बढ़िया सा उदाहरण आप देखेंगे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। तो यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे मैंने क्या है, तो मैंने एक प्रकार का कर्ता है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पर रमेश, रमेश भी एक प्रकार का कर्ता है। अब यहाँ पर देखेंगे पत्र क्या हो गया, पत्र उसकी एक हो गई जो है जिसे कर्म कहते हैं, और लिखवाया ये क्या हो गई, ये उसकी एक हो जाती है क्रिया। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है, मगर यहाँ कर्ता हमें 2 दिखे, तो अब बात ये आती है कि इन 2 में से इस सेंटेंस में रमेश और मैंने, इनमें से कौन सा प्रेरक करता है और कौन सा प्रेरित करता है। तो मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, तो जो मैंने है वो कौन सा है, वो प्रेरक करता हुआ। ये कौन सा करता हुआ, तो याद करना, प्रेरक करता हुआ। और ये कौन सा हुआ, तो ये प्रेरित कर्ता के नाम से जाना जाएगा। तो ध्यान रखना, इसे हम क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे प्रेरित कर्ता, ठीक है। चलते हैं अगला भी देख लेते हैं। संजय ने विजय को जगाया। अगर इसको हम उदाहरण के रूप में देखते हैं तो यहाँ पर संजय क्या हो गया, ये एक प्रकार का वही बात आई कर्ता हो गया, ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का कर्ता हो गया। अब को जगाया, यहाँ पर देखते हैं कि जगाना उसकी एक क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो यहाँ पर भी हमें 2 कर्ता दिख रहे हैं। अब पता चल रहा है कि संजय कौन है और विजय कौन है, यानी कि प्रेरक कर्ता कौन है, प्रेरित कर्ता कौन है। तो संजय ने विजय को जगाया, यानी जो संजय है ये बंदा कौन सा है, ये है प्रेरक कर्ता, और यहाँ पर जो दूसरा कर्ता है वो कौन सा है, प्रेरित कर्ता। इस वाक्य के पढ़ने के बाद आपको एक बात और पता चली होगी कि सदैव ध्यान रखना है कि इसका जो पहला कर्ता होता है वो कौन सा कर्ता होता है, तो पहला कर्ता प्रेरक कर्ता होता है। संयुक्त क्रिया में देखते हैं, तो संयुक्त क्रिया में जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ही होता है संयुक्त माने जोड़, यानी कि इससे पता चलता है कि संयुक्त जो हमारी क्रिया होती है उसमें या तो 2 से अधिक क्रियाएं आपको वाक्य में नजर आएंगी। तो ऐसे किसी भी वाक्य को हम संयुक्त क्रिया का वाक्य कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लिखा है, वह खा चुका। तो यहाँ पर देखेंगे वह कौन है, तो वह हो गया यहाँ पर कर्ता हो गया, और खा क्या हो गया, उसकी क्रिया हो गई, और चुका क्या हो गया, उसकी सहायक क्रिया हो गई। इसे हम सहायक क्रिया या क्रिया कह सकते हैं, यानी कि उसे हम क्रिया भी कह सकते हैं और सहायक क्रिया भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जिसे हम लोग चुका है तो ये भी एक प्रकार की क्रिया हो गई, और यहाँ खा भी एक क्रिया हो गई। तो यहाँ पर इस वाक्य में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं, इसलिए इसे हम संयुक्त क्रिया का वाक्य बोलेंगे। या फिर दूसरा भी वाक्य यहाँ पर देख रहे हैं, राहुल गीता पढ़ने लगा, यानी कि राहुल जो है वो क्या है, वो यहाँ पर एक कर्ता है और गीता क्या है, उसका एक कर्म है, ठीक है। गीता उसका एक प्रकार का कर्म है। और अगर हम बात करते हैं
पढ़ने क्या है, उसकी हो गई क्रिया हो गई, और उसके बाद लगा क्या हो गई, उसकी एक सहायक क्रिया या क्रिया जिसे कहते हैं ये हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे एक कर्ता है, एक कर्म है, एक क्रिया और एक और क्रिया, यानी कि यहाँ पर हमें दो क्रियाएं सामने दिख रही हैं। इससे पता चलता है कि ऐसी कि भी किसी वाक्य में अगर हम देखते हैं दो क्रियाओं से अधिक या दो मिलती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं हम लोग नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम से ही पता चलता है, नाम का मतलब ही होता है संज्ञा। नाम का मतलब संज्ञा, यानी कि ये हमारी संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषणों से बनाई जाती हैं। इनको अक्सर नाम, संज्ञा या सर्वनाम से बनाया जा सकता है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे कि ये जो बात करी गई है कि अगर हम नाम धातु को बनाएंगे तो हम संज्ञा से बना सकते हैं, हम सर्वनाम से बना सकते हैं और हम इनको विशेषण से भी बना सकते हैं। जैसे बहुत ही अच्छा यहाँ पर शब्द है, जैसे यहाँ पर देखेंगे सरम। सरम से अगर हम बनाएंगे, अगर इसकी हम क्रिया बनाएंगे तो क्या बनती है, शर्माना। अगर कहीं लाज लिखा हुआ है तो लाज से क्या बनेगा, लजाना, लजाना। तो बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना है, शर्म से शर्माना हो जाता है, लाज से लजाना हो जाता है, चिकना से चिकनाना हो जाता है, बात से बतियाना हो जाता है, हाथ से हथियाना भी हो जाएगा। और एक शब्द लिखा हुआ है जूता, भी एक प्रकार की संज्ञा है, इससे जुतियाना भी हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक यानी कि इसे ही शब्द से ही पता चलता है कि पूर्वकालिक क्या है। पूर्व यानी काम के पहले की क्रिया, जो अभी काम कर रहे हैं उसके पहले की भी यहाँ पर क्रिया साथ में देखी जाती है। तो इससे पता चलता है कि जो कर्ता हमारा होता है वो एक क्रिया करने के बाद वो सदैव दूसरी क्रिया में लिप्त हो जाता है, यानी दूसरी क्रिया को वो प्रारंभ करता है। तो ऐसी भी किसी वाक्य में हम अगर देखते हैं कि कोई भी कर्ता जो है एक काम कर चुका है और दूसरे काम में वो अभी अभी प्रारंभ उसने किया हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर छोटा सा उदाहरण है, बच्चा दूध पीकर सो गया, यानी कि बच्चा क्या हो गया, अगर हम बच्चे को देखते हैं तो बच्चा हो गया यहाँ पर कर्ता, दूध क्या हो गया, उसका हो गया कर्म, और पी कर क्या हो गया, उसकी हो गई क्रिया हो गई, और सो जाना क्या हो गया, सो जाना भी उसकी एक क्रिया हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक क्रिया उसकी पहले वाली कौन सी है, यानी कि उसने पहले जो क्रिया कर रखी थी, ठीक है, तो वो कौन कर रखी थी, दूध पीने की, और उसने बाद में कौन सी क्रिया करी है, यानी सोने की क्रिया उसने करी। अगला यहाँ पर देखते हैं, मोहन पढ़कर खेलने लगा। तो यही बात बनती है, मोहन कौन हो गया, तो मोहन यहाँ पर कर्ता हो जाता है। पढ़कर यानी पढ़ना क्या हो गई, उसकी एक क्रिया हो गई। खेलना क्या हो गई, उसकी एक क्रिया हो गई। लगा, खेलने लगा, खेलना उसका कर्म है। यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर जैसे बात करी जा रही है कि ये खेलना क्या है, तो खेलना एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का कर्म है, और लगा क्या है, ये एक क्रिया है। इसे ध्यान रखिएगा, चूकना नहीं है। मोहन कर्ता हो गया, पढ़कर एक क्रिया हो गई, ठीक है, और ये हो गया आपका कर्ता। तो यहाँ पर इसे समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी आपको दो क्रियाएं दिख रही हैं, एक पढ़कर और एक खेलने लगा, एक ही साथ यहाँ पर रखा जाता है, खेलने लगा। या फिर ये कर सकते हैं, मैं अभी सोकर उठा हूँ, मैं अभी सोकर उठा हूं, तो मैं अभी सोकर, ठीक है, एक क्रिया उसने सोने की करी है, दूसरी क्रिया उसने उठ जाने की करी है। इसलिए प्रश्न बनता है कि पूर्वकालिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, तो पूर्वकालिक क्रिया वो होती हैं जहां पर एक काम होने के बाद दूसरे काम को शुरू किया जाता है। चलते हैं अगले की ओर चलते हैं। सामान्य क्रिया, यानी सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, तो सामान्य क्रियाएं वो होती हैं जो सदैव बहुत ही संज्ञा या सर्वनाम के शब्द के साथ एक ही शब्द से बनाई जाती हैं, या फिर ये कह सकते हैं इनका एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, बाकी इसमें नहीं करते हैं। और ये भी कह सकते हैं जो सामान्य क्रियाएं होती हैं वो सीधे सीधे धातु से बनी होती हैं। तो इसे याद करना है, काहे से बनी होती हैं, तो ये सीधी सीधी धातु से बनी होती हैं। और जो धातु के रूप होते हैं वो क्रिया का मूल ही रूप होता है। जैसे कि यहाँ पर बात करी गई है, जैसे आना, जाना, खाना, नहाना, धोना, रोना, गाना। तो इस तरीके से
एक बात ध्यान रखिएगा, अभी क्लास के प्रारंभ में हमने अभी आप लोगों को बताया कि जो सामान्यतः क्रियाएं होती हैं या जो धातु से बनी होती हैं या मूल धातु की होती हैं, उन शब्दों के अंत में, उन धातुओं के अंत में क्या आपको लगा मिलेगा? ना। यानी कि आपको ध्यान रखना है उनके शब्द के लास्ट में, उस क्रिया के शब्द के अंत में ना आपको मिलेगा, जिसे हम लोग सामान्य क्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। और ये क्रियाएं सदैव धातु के मूल रूप से ही बनती हैं, यानी धातु रूप से ही बनती हैं जो होती हैं। अब यहाँ पर एक जैसे बात करी जाए तो यहाँ पर आप आए, एक उदाहरण है आपके लिए। आप आए यानी आप जो शब्द है वो एक प्रकार का सर्वनाम है। आए यानी कि सीधे सीधे आपका हो गया क्रिया। दूसरा है वह नहाया, यानी कि वह नहाया, यहाँ पर वह हो गया सर्वनाम और नहाया हो गया उसकी क्रिया। तुम आना, तुम आना, तुम हो गया सर्वनाम और आना हो गई उसकी क्रिया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने अभी जो पढ़ा वो क्रियाओं के बारे में पढ़ा, और अगली क्लास